हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सेक्टर्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कांता और कमल का। कांता का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि कांता एक ऑफिस में काम करती है 9:30 AM टू 5:30 PM और उसको अपनी सैलरी रेगुलरली मिलती है। सैलरी के साथ साथ उसको कुछ प्रोविडेंट फंड, कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट बताती है कि किस तरीके से उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा, ग्रेच्युटी दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताती है। एंड कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडेज को उसको कोई काम नहीं होता। दिस इज पेड हॉलीडे। अगर कांता संडे को ऑफिस नहीं जाएगी तो भी उसको उस संडे की सैलरी दी जाएगी। सो कांता का जो कुछ ऑफिस है वो इस तरीके से। एक दूसरा है कमल। सो कमल कांता का नेबर है जो डेली वेज लेबरर है, मतलब उसको डेली हर दिन के काम के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। वो मॉर्निंग 7:30 जाता है और रात को 8 बजे आता है। सो यहाँ पर हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांता थी वो 9:30 सुबह 9:30 बजे जाती थी और 5:30 बजे वो घर पे आ जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी जगह कमल है जो कि सुबह 7:30 बजे जाता है और रात को 8 बजे आता है। साथ ही उसको डेली बेसिस पे काम दिया जाता है, यानी अगर वो संडे को नहीं जाएगा तो उसको कोई भी पैसे या वेजेस नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कमल को कोई प्रोविडेंट फंड भी नहीं दिया जा रहा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो ये कमल जहाँ पे काम करने जाते हैं फॉलो करते हैं। तो ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, राइट। सो ये हो गए हमारे दो तरीके के जॉब, एक हो गया कांता और एक हो गया कमल। सो ये दोनों की स्टोरी सुन के हमें पता चल सकता है कि कांता यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़, जैसे जो कांता हुई वो एम्प्लॉय हुई, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रेगुलर सैलरी दी जाती है। वो सारी जो फर्म्स होती है, वो सारी जो जॉब्स होती है वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के अंदर, और ऐसी सारी जॉब्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। अलग अलग एक्ट्स बना रखे हैं, अलग अलग लॉज बना रखे हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। सो ये सारे एक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। सो यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ कि कांता कम टाइम के लिए जा रही है, उसको सैलरी भी रेगुलर मिल रही है, रजिस्टर्ड भी है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट। सो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को एक और बेनिफिट है कि उनको जैसे पेड लीव्स मिलती हैं, साथ ही साथ उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। सो कोई भी अगर फैक्ट्री में या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो ऑफिस, वो उनका एम्प्लॉयर। सेकेंड जो आता है वो है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पर कमल काम कर रहा है। सो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर लार्जली आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसे लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। जॉब्स हियर आर लो पेड, ना ही तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो जॉब्स है वो भी लो पेड है। सुबह 7:30 से लेकर रात को 8 बजे तक काम करने के बावजूद भी इनको कम पैसे दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ की जो जॉब्स होती है वो सिक्योर भी नहीं होती, मतलब अगर सपोज सेल ज़्यादा नहीं हो रही है तो इनको कभी भी एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसी जॉब्स इंक्लूडेड है, sector largely this sector includes a large number of people who are employed on their own, doing small jobs such as selling on the street or doing repair works। जैसे हमने बात किया था कि जो लोग पर डे के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कि दिन में उन्होंने कुछ स्ट्रीट पे सेल कर दिया या कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं, या फिर जो फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। सो ऐसे जो फार्मर्स जो अपने अकॉर्डिंग हायर करते हैं लेबरर्स को, और जैसे उनका काम होता है वो उनको निकाल देते हैं। सो ऐसी जॉब्स को हम कैटेगराइज करेंगे अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
अब ऐसे जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? सबसे जो बड़ा चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उनको कभी भी उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है, राइट? सो अब जैसे उनको जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो काफ़ी टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, गवर्नमेंट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स द जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपांडिंग वेरी स्लोली। इतने सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों जाना प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है। आज जैसे हम बात करें कि इतने सारे जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर इतने सारे जो अकाउंटेंट्स होते हैं, वो इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको उनके अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिल पाती। सो सबसे जो मेन रीज़न है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी जॉब लोग क्यों काम करते हैं, वो ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। It is also common to find many organized sector enterprise in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow the law that protect the laborers. एक और चीज़, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरीके से काम करना चाहती है, ताकि उनको ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़े और ना ही उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर को पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते। अब ये रीज़न है कि बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना प्रेफर करते हैं, भले ही उनको फिर लो सैलरी मिलती है, पर क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके पास जॉब ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्हें कम सैलरी पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। Since the 1990, it is also common to see a large number of workers losing job in organized sector. These workers are forced to take up the jobs in unorganized sector with low earning. तो जैसे ही लोगों को अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में से निकाल दिया जाता है, अब उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, इसीलिए उनको लो अर्निंग पे कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। सपोज कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर से किसी एक को निकाल दिया गया, तो जैसे अब उसको निकाल दिया गया तो उसके पास तो अभी कोई अर्निंग्स का सोर्स ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे उसको एटलीस्ट कुछ पैसे मिले ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the worker in the organized sector. अब गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो लानी ही है, साथ ही साथ ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने की भी बहुत ज़्यादा नीड है। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, तो सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, शॉप शेयर क्रॉपर्स हैं एंड आर्टिशंस हैं। तो ये सारे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इनको किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है? तो बात करें अगर हम फार्मर्स की, तो फार्मर को वो एडिक्वेट सपोर्ट, एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके फार्मर्स की हेल्प कर सकती है। तो अगर ये फार्मर्स की इस तरीके से हेल्प करेगी तो उन्हें ज़बरदस्ती कहीं और जाके काम नहीं करना पड़ेगा। फार्मर्स की हमने बात की इन द रूरल एरिया। अर्बन एरिया की अगर हम बात करें कि अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, मेनली द वर्कर्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सो आपने आपके आजू बाजू में कहीं देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, सो जब तक वो कंस्ट्रक्शन चलता है वो लेबर्स वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाता है, वापस उन लेबरर्स के हाथ से काम चला जाता है। सो ऐसे लोग, ऐसे लेबरर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ये हो गए हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स इन द अर्बन एरिया। सो इनकी गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाय प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी? उनको रॉ मटेरियल सस्ते में दे सकते हैं, या उनके जो आउटपुट है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उनको मार्केटिंग कर सकती है। सो ये हो गए हमारे अर्बन और रूरल एरिया के लेबरर्स, कैजुअल लेबरर्स
अनप्रोटेक्टेड लेबरर्स जिनकी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, फार्मर्स को इनपुट क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटी मार्केट आउटलेट्स प्रोवाइड कर सकती है, और यहाँ पे अर्बन एरिया में उनके रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में हेल्प कर सकती है या फिर उनके आउटपुट को मार्केट करने में हेल्प कर सकती है. We also find that the majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. Generally जो unorganized sector में worker होते हैं, they are from scheduled caste, scheduled tribe, backward communities. ये इनको लो पेड तो दिया ही जाता है, साथ साथ में ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं. क्यों? क्योंकि दे कम फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस. सो ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. फॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. सो हमने यहाँ पे 3 तरीके के अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखे, एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं वो. रूरल एरिया वालों को ये लोग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ पे लिखा है. अर्बन एरिया में अगेन वो उनके रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में, उनके आउटपुट्स को मार्केट करने में, और सबसे ज़्यादा जो नीड है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की वो है द पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़. सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो ओनरशिप के बेसिस पे अभी हमने देखा कि जो सेक्टर्स है वो 2 तरीके से डिवाइडेड थे, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब अगेन यहाँ पे सेक्टर्स 2 में वापस से डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है. द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. सो ऐसे सेक्टर्स जो सारे गवर्नमेंट के हाथ में, जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, वो हो गए पब्लिक सेक्टर. और ऐसे सेक्टर्स जिनकी ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस आर इन द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे हम, राइट. सो उन सेक्टर्स को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पे एग्जांपल है जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस और इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे जो सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के हाथ में. उसके अलावा जैसे स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये हो गई प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर. अब क्यों ज़रूरी था इन सेक्टर्स को 2 सेक्टर में डिवाइड करना, प्राइवेट और पब्लिक? क्यों सेक्टर्स को 2 में डिवाइड किया? द रीज़न इज़, हमेशा प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट. अब प्राइवेट सेक्टर कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पर उनको प्रॉफिट ना मिले, इसीलिए गवर्नमेंट को पिक्चर में आना पड़ा. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसी जो सर्विस जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करना चाहेंगे वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, या फिर ये जो रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर दी जाए तो वो इन सब पे उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोड बनाने से प्राइवेट सेक्टर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ब्रिजेस बनाने से प्राइवेट सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऐसा तो प्राइवेट सेक्टर कर नहीं सकती कि ये रोड हमने बनाई है तो अब जो भी इस रोड पे आएगा वो हमें पैसे देगा, ऐसा नहीं कर सकती. तो इसीलिए गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ये सारी रोड, ब्रिजेस बनाने का काम और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम, ये सारा प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, राइट. अब पब्लिक सेक्टर के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो ये सारे काम अंडरटेक कर सके? सो द आंसर इज़ फ्रॉम टैक्सेस. आज जो पब्लिक, ये है गवर्नमेंट. सो जितनी भी पब्लिक होती है वो सारा अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पैसे आके गवर्नमेंट को देती है, राइट. ये सारी पब्लिक ने आके गवर्नमेंट को पैसा दिया. अब गवर्नमेंट के पास इतना सारा जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ होल सिटीज़न वो स्पेंड किया जाता है, राइट. सो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि बताई गई है कि कौन सी गवर्नमेंट के हाथ में है. अगेन हम अगर फार्मर्स की बात करें, सो हमने देखा है फेयर प्राइसेस कि गवर्नमेंट फार्मर्स को एक फेयर प्राइस बताते हैं कि आपका प्रोडक्शन जो भी हो, मिनिमम हम इतनी प्राइस पे तो आपका प्रोडक्शन परचेज़ करेंगे ही,
राइट। क्योंकि क्या होता था, पहले जो मिडल मैन आते थे वो लोग फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, उनके प्रोड्यूस को बहुत कम प्राइजेस पे परचेज़ करते थे, जिससे फार्मर को बहुत ही नुकसान होता था। तो अब कोई प्राइवेट सेक्टर आके तो फार्मर को ये चीज़ बोलेगा नहीं कि हम आपसे मिनिमम इतने प्राइस पे कोई क्रॉप परचेज़ करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक फेयर प्राइस बताई है कि इतने प्राइस पे हम आपके प्रोड्यूस को परचेज़ करेंगे। सेकंड जो गवर्नमेंट का काम है वो है जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, right? Running proper schools and provide quality education, particularly elementary education, is a duty of the government. India's size of illiterate population is one of the largest in India. अब इतना ज़्यादा इलिटरेसी है, अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन पहले के टाइम पे स्कूल्स नहीं थी और कोई भी प्राइवेट सेक्टर स्कूल नहीं ओपन करना चाहता था। इसीलिए पहले अगर देखा जाए तो पब्लिक स्कूल्स ज़्यादा हुआ करती थी ताकि मिनिमम एजुकेशन सभी को दी जाए। Similarly, we know that nearly half of the India children are malnourished and a quarter of them are critically ill. आधी से ज़्यादा बच्चे malnourished हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही बीमार है। अगर इंडिया का हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखें, उड़ीसा का है 45 और मध्य प्रदेश का है 47, जो कि बहुत ही हायर है, बहुत पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड की। मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के कुछ बहुत ही पुअरेस्ट रीजन्स है, वहाँ का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो हमारे इंडिया का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। Government also need to pay attention to the aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facility for poor and food. यहाँ पे बोल रहे गवर्नमेंट को और क्या ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, उनको फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। यही गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसे लोगों पे ध्यान दे जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड रीजन है कंट्री के, थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया। ऐसे एरिया जहाँ पे इस तरीके के लोग पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है और उन पे कोई ध्यान नहीं देता, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे एरिया पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग करे और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी।